पहले मैं आपको नाम दीजिए। चलिए, हमारे इस नोट्स के हिसाब से ये चैप्टर 18 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस नया टॉपिक है, नया फंडा है, नया कॉन्सेप्ट है। पहले समझेंगे हम लोग और फिर इसके क्या सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो, आप मुझे बताओ, अभी तक हम क्या सीखे स्टैटिस्टिक्स में? मीन निकालना सीखे, और क्या निकालना सीखे? मीडियन निकालना सीखे, और क्या निकालना सीखे? मोड निकालना सीखे, क्वार्टाइल निकालना सीखे, डिसाइल निकालना सीखे, परसेंटाइल निकालना सीखे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखे, मीन डेविएशन निकालना सीखे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखे, इन सबके कोएफिशिएंट निकालना सीखे। अब मुझे बताइए, ये सब काम करते वक्त आपके सामने वेरिएबल्स कितने थे? एक अकेला वेरिएबल था। मीन निकालना है तो या तो एक सीरीज का निकालो, या तो किसका निकालो? वाई का। पर एक्स का ही निकलता था, या तो एक्स बार या तो क्या? वाई बार। रेंज भी निकालनी है तो किसकी निकलती थी? या तो एक्स की या तो वाई की। तो हमने जो भी हमारे फॉर्मूले, ये सब एक वेरिएबल के लिए अभी तक अप्लीकेबल था। मतलब हम स्टडी कितने वेरिएबल की कर रहे थे? किसी एक वेरिएबल की। अगर कोई एक्स है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, एवरेज इनकम ऑफ पीपल है, तो उससे एवरेज निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये सब काम हमने किए। अब मुझे बताओ, गोइंग अहेड, बीइंग अ प्रोफेशनल, आप सीए भी बनोगे ना? अब फाउंडेशन में एंट्री ली है तो कभी ना कभी क्या बनने के लिए ली है? सीए बनने के लिए। तो मान के चलते कि भविष्य में आप क्या बनोगे? सीए। सीए बन के करोगे क्या? नंबर्स के साथ खेलोगे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग नंबर्स, और उसमें जो भी आपको लगता है कि मुझे इस नंबर से और ज्यादा ज्ञान मिलना चाहिए, फिर वो अकाउंटिंग नंबर हो, स्टॉक मार्केट के नंबर हो, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो, किसी बिजनेस का प्रॉफिट हो, लॉस हो, फॉरेन से आने वाली इनकम हो, फॉरेन एक्सचेंज का रेट हो, गोल्ड का रेट हो, प्रॉपर्टी का रेट हो, इन्वेस्ट या फिर एनी एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, डॉलर के रेट हो, पेट्रोल डीजल के रेट हो, इंडिया का जीडीपी हो। देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जहां पे आपको ह्यूज नंबर्स के साथ क्या करना पड़ेगा? आने वाले समय में डील करना पड़ेगा। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन विथ रिलेटेड टू व्हाट? नंबर्स, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए जब एप्टीट्यूड लेते हैं हम 10th के बाद, तो पेरेंट्स आते हैं रिजल्ट के बाद बच्चे को लेके कि क्या करवाना चाहिए। और आजकल ये ट्रेंड बढ़ चुका है, क्योंकि प्रेशर देके जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता, ये लोग शायद समझने लगे हैं। जैसे पापा की बहुत इच्छा है कि बेटा क्या करे? एमबीबीएस करे, नीट करे, पर बेटे का इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो जबरदस्ती डाल के कोई मतलब नहीं है। सबको लगता है कि इंजीनियरिंग को भेजना चाहिए, पर बेटा किसी और चीज के लिए बना है। किसी को लगता है कि सीए ही करवाना है, पर मे और मे नॉट पॉसिबल कि उसको सीए में क्या हो? इंटरेस्ट हो। सीएस में हो सकता है। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट आमतौर पे लिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इसका नेचुरल जो इंटेलेक्चुअल है, जो अंदर से आपके अंदर कुछ है, वो किस फील्ड में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो कुछ ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाए कुछ लोगों ने। वो लोग अपने इवेल्युएशन के हिसाब से आपको आउटपुट बताते हैं कि ये बंदे के लिए ये फील्ड ठीक रहेगी। बीइंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, कई साल हो गए हमको बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ क्या करते हुए? डील। तो हम भी बच्चों से बात करके कभी कभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए कौन सी फील्ड सही रहेगी। तो मैं बाकी फील्ड्स के बारे में तो नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, जो बंदा नंबर्स के साथ तुरंत खेल लेता है, जिसके दिमाग में थोड़ा बेसिक मैथ्स जो है ये पटापट आता है, जैसे किसी खर्चों का हिसाब वो जल्दी से लगा ले, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस चीज में उसको इंटरेस्ट आता है, किसी चीज के रेट क्यों बढ़े क्यों घटे हैं, और क्या होगा, कब क्या होगा तो बढ़ेंगे और क्या होगा तो घटेंगे, अगर इस नंबर्स में उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो ही इज अ फिट पर्सन टू बिकम व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट नेचुरली। कुछ कुछ तो एक्सेप्शनली गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनको आप किसी भी फील्ड में डाल दो, आप उसको नीट दिलवा दो वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा, आप उससे जेई करवा दो वो आईआईटी से इंजीनियर बन के निकलेगा, आप उसको सीए में डाल दो फाउंडेशन में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही निकलेगा। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर जनरली हम जब नंबर्स के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो वी आर सपोज टू बी अ फिट पर्सन टू बिकम व्हाट? चार्टर्ड अकाउंट। पर आपको नंबर्स के अलावा आर्गुमेंट में ज्यादा मजा आता है। जैसे किसी दो लोगों के झगड़े हो गए, तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं है तेरा तेरा क्या है और तेरा क्या है, और फिर दोनों को आप सही से कंसल्टिंग कर सकते हो, नहीं नहीं देख तेरी गलती थी, तुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए। नंबर्स वगैरह आपके पल्ले पड़ते नहीं है, तो यू आर अ गुड पर्सन टू बिकम अ लॉयर।
आप अगर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, ये अंदर से होता है कुछ लोगों में। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन में और लोगों की बात सुनने में और अपनी बात उनको बताने में कि उनका कोई जवाब नहीं होता। वो कितनी भी बकवास किसी की भी सुन सकता है, उसको समझ सकता है, दो लोगों को समझा भी सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यू शुड गो फॉर द लॉयर्स फील्ड। आप अगर झूठ बोलने में माहिर हो और अपने झूठ को सच साबित करने में उससे भी ज्यादा माहिर हो, तो फिर आपको क्या बनना चाहिए? लॉयर बनना चाहिए। या आप साथ ही साथ कंपनीज लॉज में, कॉर्पोरेट लॉज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, इसके लिटिगेशंस, इसकी गलतियां आपको ज्यादा जचती है, तो सीएस भी आपके लिए क्या है? बहुत अच्छी फील्ड है। फिर एक सीए में भी फील्ड होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आप बहुत गहराई से किसी चीज में सिर्फ इसलिए सोचते हो अरे यार लॉस क्यों आया, लॉस नहीं आना चाहिए इस बिजनेस में, यहाँ क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। तो सीए में फील्ड आपके लिए बहुत सही है। आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ये देखता है प्रॉफिट है या लॉस है, और वो अपना एनालिसिस करके आपको सही प्रॉफिट और सही लॉस निकाल के रख देगा। पर लॉस क्यों हो रहा है, इसका ज्यादा अध्ययन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में नहीं आता है। ये रीजंस क्या है और इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? सीएमए की फील्ड में। तो आइए थोड़ा नंबर्स के साथ हम आज डील करते हैं। मैं आपको थोड़े से छोटे मोटे कुछ एग्जांपल देता हूं, कोशिश कीजिए कि क्या आप इसको अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं क्या। अब आपको पता है डॉलर के और रुपये के एक्सचेंज रेट अक्सर क्या होते हैं? चेंज होते हैं, बराबर है। डॉलर का और रुपये का रेट चेंज होता है तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भी क्या बढ़ते हैं? प्राइसेस बढ़ते हैं। अब मैं आपको 2 साल का डाटा दे रहा हूं। एक साल था 2010 और आज का साल है क्या? 2020। 2010 में एक बैरल ऑफ क्रूड ऑयल, एक बैरल क्या? क्रूड ऑयल, इसका रेट था एग्जांपल के तौर पे $1। $1 में आपको एक बैरल भर के क्या आता था? क्रूड ऑयल मिलता था। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जो कहां से निकलता है? मिडल ईस्ट की कंट्रीज में काफी प्रोडक्शन होता है। 2020 में भी एक बैरल ऑफ क्रूड ऑयल आपको कितने में मिलता है? $1। पर इंडिया में 2010 में $1 50 का था। $1 कितने रुपए का था? 50। तो यहां पर 2020 में $1 बढ़ के हो गया, मान के चलो 70। अपन एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा रहे। तो क्या इंडिया में पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। तो इंडिया में अगर मान के चलो एक बैरल में 1 लीटर पेट्रोल निकलता है, अपन मान लेते हैं कि एक बैरल में कितना पेट्रोल निकलता है? 1 लीटर पेट्रोल निकलता है, बाकी कोई खर्चे नहीं है। तो इंडिया में 2010 में पेट्रोल या डीजल जो भी हो, 1 लीटर कितने में मिलना चाहिए? 50 रुपए। और इस साल में 1 लीटर कितने में मिलेगा? 70 रुपए। ये बात आपको समझ में? वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल या डीजल महंगा हुआ ही नहीं है। पहले भी एक बैरल या 1 लीटर क्रूड ऑयल कितने में मिलता था? $1 में। पर वो इंडिया में महंगा हो गया, क्यों? क्योंकि हम डॉलर में उसको कंज्यूम करते नहीं है। डॉलर में बाय जरूर करते हैं, पर कंज्यूम कौन सी करेंसी में करते हैं? इंडियन रुपीज। सेल भी कौन सी रुपीज करेंसी में करते हैं? इंडियन रुपीज। और थोड़ा सा समझ, अगर ये सब नंबर आप समझ पा रहे हो तो यू आर अ फिट पर्सन टू बिकम व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान के चलो आपको किसी ने बोला कि रेट ऑफ डॉलर और प्राइस ऑफ फ्यूल इन इंडिया, इन दोनों में रिलेशन है या नहीं है? बताओ। है। क्या रिलेशन है? डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो इंडिया में फ्यूल की प्राइस भी बढ़ती है, और डॉलर के रेट घटते हैं तो इंडिया में फ्यूल के प्राइस भी क्या होता है? कम होता है। एक आसान उदाहरण देता, जिस वक्त डॉलर 50 रुपए का था, इंडिया में फ्यूल की प्राइस भी कितनी थी? 50। $1 जब कितने का था? 50 का। तो इंडिया में 1 लीटर फ्यूल भी पर लीटर कर देता हूं, प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ रुपीज कर देता हूं, प्राइस ऑफ डॉलर कर देता हूं। $1 इज इक्वल टू कितना? ₹50। और यहां पे 1 लीटर पेट्रोल कितने का था? 50 का। आगे बढ़ते, ये कहानी थी 2010 की। 2020 में क्या हुआ?
सॉरी 2011 में क्या हुआ, $1 का रेट बढ़ के हो गया 55। $1 का रेट बढ़ के कितना हो गया 55। तो इंडिया में भी फ्यूल की प्राइस पर लीटर कितनी हो गई 55। 2012 में $1 बढ़ के हो गया 60। तो इंडिया में भी फ्यूल का प्राइस कितना हो गया 60। 2013 में थोड़ा सा फर्क पड़ा, डॉलर का रेट घट के फिर से हो गया 50। तो इंडिया में भी पेट्रोल के प्राइस घट के कितने हो गए 50। 2014 में डॉलर का रेट बढ़ के हो गया 70। तो इंडिया में फ्यूल के प्राइस भी कितने हो गए 70। अब इन दो चीजों से अगर आप प्राइस ऑफ डॉलर को क्या कंसीडर करो एक्स, और प्राइस ऑफ फ्यूल इन इंडिया को क्या कंसीडर करो वाई, तो आपको दो वेरिएबल में एक्स और वाई में कुछ रिलेशन नजर आता है क्या? तो इस रिलेशन को आप दो रिलेशन में जोड़ जोड़ सकते हो, एक तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। बताइए वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई में कौन सा रिलेशन आपको नजर आ रहा है? डायरेक्ट। क्यों आप डायरेक्ट बोल रहे हो? क्योंकि दोनों का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इनडायरेक्ट मूवमेंट का एक आधा एग्जांपल लेते हैं, चलो। मुझे ऐसी कोई दो चीजें बताओ जिसमें एक के दाम बढ़े तो दूसरों के दाम घटते हैं। एक के दाम बढ़े तो आमतौर पे दूसरों के दाम क्या होते हैं? कम होते हैं। मैं बताता हूं, एक है प्राइस ऑफ गोल्ड और एक है प्राइस ऑफ शेयर्स। अब आप बोलोगे सर इसमें क्यों ऐसा होता है? आमतौर पे जो पैसे वाले लोग होते हैं, आमतौर पे जो कौन से लोग होते हैं? पैसे वाले, जिनको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ये लोग अपना पैसा दो जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, या तो ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या तो कहां इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में। अगर इनको लगा कि गोल्ड का रेट घट रहा है और घटेगा, गोल्ड का रेट क्या हो रहा है? घट रहा है और घटेगा, तो ये लोग गोल्ड में अपना पैसा नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में गोल्ड का रेट क्या होने वाला है? घटने वाला है। तो वो अपना सारा पैसा कहां लगा देते? शेयर्स। और इनको अगर ये अंदेशा हो जाए कि आने वाले समय में शेयर्स के रेट क्या करेंगे? घटेंगे, शेयर मार्केट क्या होगा? टूटेगा, तो ये लोग कहां पैसा नहीं लगाते? शेयर्स में। अपना सारा पैसा लोग कहां इन्वेस्ट करते? गोल्ड। तो आमतौर पे दुनिया हम नहीं चलाती, मिडिल क्लास लोग। दुनिया कौन चलाता है? पैसे वाले, कैपिटलिस्ट, जिनके पास भरपूर मात्रा में क्या है? पैसा। और ये पूरे दुनिया की डिमांड और सप्लाई को क्या कर सकते? कंट्रोल कर सकते, उस पर अपना ताल्लुक रख सकते। तो ऐसा है नहीं, पर हो सकता है कि प्राइस ऑफ गोल्ड और प्राइस ऑफ शेयर्स में क्या हो? इनवर्स रिलेशन। अब अपन साल बाय साल इसको ऑब्जर्व करते हैं। 2010 में, जस्ट मैं टेकिंग ए इमेजिनरी नंबर, गोल्ड अगर इंडिया में 20,000 का था, कितने का था? 20,000 का। तो शेयर्स के प्राइस जो थे वो थे, किसी एक कंपनी के शेयर के प्राइस कितने रुपीस थे? 60 रुपीस। फिर 2011 में क्या हुआ? गोल्ड का प्राइस बढ़ के हो गया 22। कितना हो गया? 22। तो शेयर्स के प्राइस घट के हो गए 55। 2012 में क्या हुआ? गोल्ड का प्राइस और बढ़ के हो गया 24। तो शेयर्स की प्राइस घट के और हो गई कितनी? 50। 2013 में क्या हुआ? गोल्ड का प्राइस बढ़ के हो गया 26। तो किसी एक कंपनी के शेयर के प्राइस या स्टॉक इंडेक्स घट के कितने पे आ गया? 45। क्या हो रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे जैसे 2 रुपए से, 2 यूनिट से किसकी प्राइस बढ़ती है? गोल्ड की। वैसे वैसे 5 यूनिट से किसकी प्राइस कम होती है? शेयर्स की। क्या इसमें कोई रिलेशन है क्या? कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को अपन इनवर्स रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो भाई दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। एक के दाम बढ़ते हैं तो दूसरों के दाम घटते हैं। आपके काम का एग्जांपल बता दो। प्राइस ऑफ समोसा एंड प्राइस ऑफ कचौरी। आइए, कचौड़ी के प्राइस में और समोसे के प्राइस में क्या करते हैं हम? कंपैरिजन करते हैं। आमतौर पे जब आप नाश्ता करने जाते हो या बाहर कुछ खाना खाने जाते हो, तो आप प्राइस कंपेयर करके डिसाइड करते हो कि नहीं कि क्या खाना चाहिए। अब समोसा और कचौड़ी दोनों ही अनहेल्दी फूड है, तले हुए फूड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको खाते नहीं है। अब मुझे बताइए, 2010 में समोसे की प्राइस
अगर 10 रुपए थी तो कचौड़ी 2 रुपए में मिलती। मान लो इमेजिनरी, या प्राइस को चेंज कर देता। मैं बात करता हूं किसकी, डिमांड की। इकोनॉमिक्स में आप और पढ़ोगे प्राइस और किसको, डिमांड को। अगर 2010 में 10 समोसे बिकते थे मार्केट में, तो कचौड़ी कितनी बिकती थी, 2। फिर ट्रेंड बदला, 2011 में मार्केट में समोसे 15 बिकने लगे तो कचौड़ियां 5 बिकने लगी। 2012 में अगर समोसे 20 बिकते थे किसी पर्टिकुलर शॉप में, तो कचौड़ी 3 ही बिकी। 2013 में अगर 25 समोसे बिके तो कचौड़ी 2 ही बिकी। 2014 में अगर 40 समोसे बिके तो 10 क्या बिकी, कचौड़ी बिकी। अब मुझे बताइए, अगर डिमांड फॉर समोसा को एक्स माने और डिमांड फॉर कचौड़ी को क्या माने, वाई माने, तो डू यू सी एनी रिलेशन, लीनियर या नॉन लीनियर? नहीं। तो ये रिलेशन हो भी सकता है इसमें या नहीं भी हो सकता, पर ये रिलेशन कैसा है, स्कैटर्ड रिलेशन है। इसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के कंपैरिजन में नहीं रख सकते। अब आइए, अब कितना आसान होता अगर हमें किसी चीज के डायरेक्ट रिलेशन के बारे में कोई चीजें पता है। मान के चलो कि हमें यहां पे पता है प्राइस ऑफ समोसा और डिमांड फॉर समोसा। फिर से ईयर वाइज लेते हैं, एक लेंगे 2010, फिर लेंगे 2011, फिर लेंगे 2012, फिर लेंगे 2013। अगर समोसा 5 रुपए में मिलता था तो मार्केट में 200 समोसे बिकते थे। समोसे की प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गई तो मार्केट में डिमांड घट के कितनी हो गई, 110। समोसे की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 15 रुपए, तो मार्केट में डिमांड कम होके कितने पे आ गई, 160 पे। समोसे की प्राइस बढ़ के 20 हो गई तो मार्केट में आज कितने समोसे बिकने लगे, 140। अब ये रिलेशन लीनियर है कि नॉन इनवर्स है कि डायरेक्ट, इनवर्स है। जैसे जैसे समोसे की क्या बढ़ रही है, प्राइस, वैसे वैसे उसकी क्या कम हो रही है। तो आपने बोल दिया कि इसमें बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। ये लीनियर दिख रहा है कि नॉन लीनियर, बिल्कुल लीनियर। जैसे जैसे ये प्राइस कितने से बढ़ती है, 5 से, वैसे वैसे ये डिमांड कितने से कम होती है, 20 से कम होती है। और ये लिनियरिटी इसकी क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है और इनवर्स में भी कैसा रिलेशन है, लीनियर। तो ये हो गया इसका पास्ट, ये क्या हो गया इसका पास्ट। पास्ट डेटा से पता चला आपको कि इसमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स और लीनियर। आप मुझे बताइए इस पास्ट के आधार पे क्या आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? अगर 2013 में प्राइस बढ़ के 25 हो गई तो आप बता पाओगे क्या डिमांड कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 120। आसान था भाई। पास्ट को ध्यान में रख के आपने किसका प्रेडिक्शन किया, फ्यूचर का प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन बहुत आसान है अगर रिलेशन परफेक्ट इनवर्स है और उसमें भी क्या है, लीनियर। अब एक एग्जांपल और देते हैं। हम यहां लेते हैं प्राइस ऑफ समोसा, इसको बोलेंगे एक्स, और यहां लिखेंगे सप्लाई ऑफ समोसा। आपको पता है प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट मतलब दुकानदार जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उस चीज का क्या बढ़ाता है, सप्लाई। और जो चीज सस्ती होती चली जाती है उसको बेचने में उसको क्या नहीं रहता, इंटरेस्ट, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो उसका क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे चीजों का क्या बढ़ाता है, सप्लाई। अब आके देखिए 2010 में अगर समोसे की प्राइस 5 रुपए थी तो दुकानदारों ने सिर्फ 100 समोसे बनाकर बेचे। 2011 में क्या हो गया, प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 10, तो इन्होंने कितने समोसे बना के बेचे, 200। 2012 में प्राइस बढ़ के और कितनी हो गई, 15, तो इन्होंने कितने समोसे बना के बेचे, 300। और 2014 में प्राइस बढ़ के हो गई कितनी, 20, तो इन्होंने कितने समोसे बना के बेचे, 400। अब इसको देख के मुझे बताइए क्या आपको प्राइस ऑफ समोसा और सप्लाई ऑफ समोसा में कोई रिलेशन नजर आता है क्या, हाँ, डायरेक्ट या इनवर्स। अब डायरेक्ट रिलेशन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर और एक हो सकता है नॉन लीनियर। ये कौन सा है, लीनियर। ये क्या है, इसका पास्ट है कि फ्यूचर है, पास्ट। मैं बोलता हूं कि इसके बेसिस पे क्या प्रेडिक्ट कीजिए,
फ्यूचर प्रेडिक्ट कीजिए। तो अगर 2015 में समोसे की प्राइस हो जाए 25, तो आपके हिसाब से कितना समोसा बना के बेचना चाहिए? 500। आसान था। तो अक्सर हम पास्ट को देख के क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर। पर ये बहुत आसान है अगर रिलेशन डायरेक्ट और लीनियर है तो, और इनडायरेक्ट और लीनियर है तो। पर अगर रिलेशन डायरेक्ट और लीनियर या इनडायरेक्ट और लीनियर नहीं भी है, तो भी क्या पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है क्या? किया तो जाना चाहिए, और करने की कोई ना कोई टेक्निक भी होनी चाहिए। अब यही टेक्निक है इस चैप्टर का जो नाम है वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। वैसे देखा जाए तो ये एक यूनिट नहीं है, हमने भले ही यहाँ पे यूनिट को बांट दिया है। आपको मैंने चैप्टर 18A कोरिलेशन एनालिसिस दिया है और 18B क्या दिया है? रिग्रेशन। पर अगर सिलेबस में देखो आप सीए के फाउंडेशन के बुक में, तो आपको एक ही यूनिट मिलेगा जिसका नाम है क्या? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो लिखिए मीनिंग। Correlation means identifying the past relation between two variables. कोरिलेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना पास्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई। कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो आप, पी क्यू ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, प्राइस डिमांड ले सकते हो, प्राइस सप्लाई ले सकते हो, प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ पेट्रोल ले सकते हो, प्राइस ऑफ गोल्ड, प्राइस ऑफ शेयर्स ले सकते हो, प्राइस ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ शेयर्स भी ले सकते हो। तो कोरिलेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना पास्ट रिलेशन बिटवीन क्या? टू वेरिएबल। दिस पास्ट रिलेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पास्ट दो चीजों के रिलेशन डायरेक्ट हो सकते, इनडायरेक्ट हो सकते, और नो रिलेशन भी हो सकता है। पास्ट में दो चीजों में या तो ये हो कि डायरेक्ट रिलेशन हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो, या इसमें कोई रिलेशन ना भी हो। अब आप बोलोगे सर रिलेशन नहीं है, इसका एक आधा एग्जांपल दीजिए। मैं देता हूं। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन क्या? सोशल मीडिया, एंड जीडीपी ऑफ इंडिया। आपने 2010 में सोशल सोशल मीडिया ऑब्लिक टीवी कर देते। 2010 में तो सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं थे, तो लोग समय भी बर्बाद करते नहीं थे। तब समय बर्बाद करने के लिए एक ही रास्ता था, क्या? ठीक। तो चलिए 2010 में आपके मम्मी ने ऑन एन एवरेज पर डे 3 आवर्स टीवी पे बिताए। तो इंडिया का जो जीडीपी था मिलियंस में, ट्रिलियंस में, ये 100 था। 2011 में आपके मम्मी ने एक सीरियल ससुराल सिमर का ज्यादा देखना चालू किया, और अब वो टीवी पे ऑन एन एवरेज कितना समय बिताती है? 4 घंटे। तो इंडिया का जीडीपी बढ़ के 160 हो गया। 2012 में आपके मम्मी की एक सीरियल कंप्लीट हो गई, क्योंकि 3 बार मर के पैदा हो चुके थे उसके पति। तो आपके मम्मी ने सिर्फ 2 घंटे टीवी पे बिताना चालू किया। हो सकता है कोई नया मेहमान आया हो घर पे, तो टीवी देखने को क्या नहीं मिलता हो? समय नहीं मिलता हो। तो इंडिया का जीडीपी घट के कितना हो गया? 150। अब आप मुझे बोलो, आप किस चीज को किससे रिलेट कर रहे हैं? आपने टीवी कितना आवर्स देखा और इंडिया का जीडीपी क्या हुआ? क्या इसमें कोई रिलेशन है क्या? इन चीजों में कोई रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कोरिलेशन। क्या बोला जाता है? कोरिलेशन। लिखो, दिस टाइप ऑफ पास्ट रिलेशन between two variables is called as correlation. तो अब मैं रिलेशन के बजाय बार बार कौन सा वर्ड यूज करूंगा? कोरिलेशन यूज करूंगा। फर्दर correlation can be
डायरेक्ट एंड लीनियर, डायरेक्ट एंड नॉन लीनियर, इनडायरेक्ट एंड लीनियर, एंड इनडायरेक्ट एंड नॉन लीनियर। ये रिलेशन डायरेक्ट और लीनियर हो सकता है, डायरेक्ट और नॉन लीनियर हो सकता है, ये रिलेशन इनडायरेक्ट और लीनियर हो सकता है, और ये रिलेशन इनडायरेक्ट और नॉन लीनियर भी हो सकता है। एग्जांपल्स लेते हैं। यहां लेंगे अपन ईयर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। प्राइस ऑफ गोल्ड और डिमांड फॉर गोल्ड। प्राइस ऑफ गोल्ड को हम हमारे मन से एक्स मान लेते हैं, और डिमांड फॉर गोल्ड को हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अपने मन से वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइस अगर 100 थी तो डिमांड 3 थी, प्राइस अगर 150 हो गई तो डिमांड 6 हो गई, प्राइस बढ़ के अगर 200 हो गई तो डिमांड बढ़कर 9 हो गई, प्राइस 250 हो गई तो डिमांड बढ़कर 12 हो गई, प्राइस 300 हो गई तो डिमांड बढ़कर कितनी हो गई, 15 हो गई। बोलिए, इसको देख के रिलेशन के बारे में क्या लगता है आपको? पास्ट रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट और लीनियर। हियर past relation is direct and linear, and hence coefficient of correlation will be +1। अगर रिलेशन दो वेरिएबल में कैसा है, डायरेक्ट और लीनियर है, तो हम माने जाएंगे कि इनका रिलेशन का कोएफिशिएंट कितना है, +1। आइए और एक लेते हैं, इसको बोलेंगे अपन एग्जांपल 1। ऐसा ही लेते हैं कोई एग्जांपल नंबर 2। ईयर है, यहां पे लेते हैं अपन प्राइस ऑफ डीजल या पेट्रोल लेते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहां लिखते हैं डिमांड फॉर कार्स, वाई। अलग अलग ईयर के अलग अलग प्राइस फॉर पेट्रोल लेंगे, पर लीटर भी कर सकते हो आप इसको, और डिमांड फॉर क्या लेंगे, कार्स लेंगे। तो 2010 में जहां पेट्रोल मिलता था 50 रुपए लीटर, कार की डिमांड थी 500 कार्स किसी एक पर्टिकुलर शोरूम में। फिर पेट्रोल हो गया 60 रुपए, तो डिमांड घटकर हो गई कितनी, 400। पेट्रोल हो गया 70 का, डिमांड घट के हो गई 300। पेट्रोल के प्राइस घटकर आ गए, बढ़कर हो गए कितने, 80, तो डिमांड घट के आ गई कितने पे, 200 पे। पेट्रोल के प्राइस 90 हो गए, तो डिमांड कितने पे आ गए, 100। अब आप मुझे बताइए, पास्ट में क्या कोई रिलेशन है क्या? है। पास्ट रिलेशन इज इनडायरेक्ट एंड लीनियर, एंड हेंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाएगा क्या, -1। तो अगर लीनियर और डायरेक्ट रिलेशन है किसी दो वेरिएबल में, तो हम बोलेंगे उसमें +1 ये इसके रिलेशन का कोएफिशिएंट है। इसको कैलकुलेट कैसे करते उस पे भी आएंगे।
एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। फिर से वही लेते हैं, प्राइस ऑफ गोल्ड और डिमांड फॉर क्या, गोल्ड। ईयर लिखो 2010, 11, 12, 13 और 14। प्राइस ऑफ गोल्ड है 100, 150, 200, 230 और 310। थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं इसको, लिनियर नहीं रखते। तो डिमांड फॉर गोल्ड आएगी 3, 10, 13, 20 और 22। अब मुझे बताइए, इसमें रिलेशन डायरेक्ट लग रहा है कि इनडायरेक्ट लग रहा है? एक तो डायरेक्ट लग रहा है, या डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव और इनडायरेक्ट मतलब क्या, निगेटिव। आप यहां पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट के बाजू में ऑब्लिक डाल के क्या, पॉजिटिव। यहां पे इनडायरेक्ट के ऑब्लिक में क्या लिख सकते हो, निगेटिव। यहां पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट लग रहा है, रिलेशन तो कैसा है बेटा, दोनों में पॉजिटिव है। एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी क्या बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। बट ये लीनियर नहीं है, ये कैसा है, नॉन लीनियर। मतलब इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, बट एग्जैक्टली लीनियर नहीं है। मतलब हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी समवेयर बिटवीन 0 एंड +1। कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, रिलेशन रहेगा, पर कहा, या तो 0 या तो +1 के बीच में, समवेयर बिटवीन 0 एंड +1। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर लेते हैं, डिमांड फॉर क्या लेते हैं, कार्स। 50, 65, 72, 89, 91, 510, 470, 300, 190, 150। क्या यहां पे कोई रिलेशन है क्या, प्राइस ऑफ पेट्रोल में और डिमांड फॉर कार में? है। पास्ट रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट है या निगेटिव है? एक की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निगेटिव वैल्यू आएगी, बट नॉट एग्जैक्टली -1, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, समवेयर बिटवीन 0 एंड -1। तो आने वाले इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको दो वेरिएबल दिए जाएंगे। आपको क्या दिए जाएंगे, दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे, उसका पास्ट डेटा दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कैसा रिलेशन है, इसका क्या आइडेंटिफाई करो, कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करो। नीचे लिखो, इन दिस टॉपिक ऑफ कोरिलेशन we will be given past data of two variables x and y, and we will be asked to calculate the coefficient of correlation between these two variables.
तो इस टॉपिक में और कुछ नहीं करना है. वी विल बी गिवन द पास्ट डेट ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y एंड वी विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल. द ग्रेट statistician Carl Pearson has given the formula to calculate the past relation between two variables called as, क्या बोला जाता है पता है इसको? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. भैया पास्ट में दो वेरिएबल में कितना रिलेशन था, इसका फॉर्मूला जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम क्या था? कार्ल पियर्सन. और उसके फॉर्मूलों को बोला जाता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सीओसी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1. इसका जो भी आंसर आएगा ये हमेशा हमेशा और हमेशा ही किसके बिटवीन आएगा? -1 एंड +1. इसके इंटरप्रिटेशंस भी है, नीचे की लाइन में लिखेंगे. इंटरप्रिटेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और उसका मीनिंग या इंटरप्रिटेशन. अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आता है? +1, तो इसको बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर ये आता है +0.9, ऐसा लिखते बिटवीन +0.75 एंड +0.9 या 99, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर ये आता है बिटवीन 0.5 या +0.5 टू +0.75, इसको हम बोलेंगे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन या फिर मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन. ये स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाता है. और अगर आता है लेस देन या बिटवीन 0 to 0.5, तो हम इसको बोलते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर ये 0 आता है तो हम इसको बोलते हैं क्या? नो कोरिलेशन. फिर यही अगर बिटवीन, ये यहां पे मैंने +0 लिखा, वैसे +0 कुछ नहीं होता है, 0 0 होता है. बिटवीन 0 टू -0.5, तो हम इसको बोलेंगे वीक नेगेटिव कोरिलेशन. अगर यही आता है वैल्यू बिटवीन -0.5 टू -0.75, तो हम इसको बोलेंगे मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन.
ये अगर आता है बिटवीन -0.75 तो -0.99, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये आता है एग्जैक्टली -1 तो हम इसको नाम देंगे परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ये सारे इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या है और उसका क्या मीनिंग होना चाहिए। तो किसी दो वेरिएबल में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग निगेटिव भी हो सकता है। नीचे लिखेंगे कोरिलेशन बिटवीन two variables depends on movement of variables। दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल्स के मूवमेंट पे। तो हम नीचे लिखेंगे इफ वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, अगर वेरिएबल कैसे मूव करते हैं? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेट इज इफ वैल्यू ऑफ x increases, value of y also increases, or if value of x decreases, value of y also decreases। Then variables are said to be positively correlated। अगर इसका मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटा दूसरा भी घटेगा, साथ साथ चलेंगे, एक के भाव बढ़े दूसरे के बढ़ेंगे, एक के घटे तो दूसरे के भी क्या होंगे? घटेंगे। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशन है इन वेरिएबल्स में। इफ वेरिएबल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज इफ वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस, और if value of x decreases, value of y increases, then variables are said to be negatively related। तो ऐसा माना जाएगा कि वेरिएबल्स का कैसा रिलेशन है? निगेटिव। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। जैसे प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? निगेटिव। प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम। और प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। एग्जाम्पल भी चाहो तो लिख सकते हो ऊपर, अगर एक जगह है तो। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सप्लाई ऑफ गोल्ड हैव पॉजिटिव कोरिलेशन। नहीं है जगह तो नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस ऑफ गोल्ड और सप्लाई ऑफ गोल्ड में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे दुकानदारों को और मजा आएगी क्या बेचने में? गोल्ड। तो उनकी दुकानों में और गोल्ड मिलेगा आपको, बिकॉज देयर प्रॉफिट इंक्रीजेस सो दे सेल मोर। यहां पे आप लिख सकते हो एग्जांपल, प्राइस ऑफ मैंगो एंड डिमांड फॉर मैंगोज। इसमें रिलेशन आपको निगेटिव मिलेगा। जैसे जैसे मैंगो सस्ते होते चले जाते हैं, प्राइस घटती है, वैसे वैसे हम ज्यादा क्या खरीदते हैं? मैंगोस खरीदते हैं। और जैसे जैसे मैंगो महंगे होते हैं वैसे वैसे हम मैंगो कैसे खरीदते हैं? कम खरीदते हैं। तो दुनिया में ऐसे कई सारी चीजें होती है जिसमें क्या होता है? कोरिलेशन हो सकता है या बिल्कुल भी कोरिलेशन ना। आइए
नीचे लिखते हैं इन रियल लाइफ देयर आर लॉट्स ऑफ such things which are correlated with each other। रियल लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या होती है बेटा, कोरिलेटेड होती है। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ डॉलर एंड प्राइस ऑफ फ्यूल इन इंडिया। डॉलर की प्राइस कितनी है और इंडिया में फ्यूल की प्राइस कितनी है, इसमें कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, आप चाहो तो इसको एक्स भी लिख सकते हो, प्राइस ऑफ डॉलर की जगह पे क्या लिख दो आप, एक्स लिख दो, और प्राइस ऑफ फ्यूल इन इंडिया को क्या लिख दो, वाई लिख दो। प्रॉफिट ऑफ कंपनी को आप चाहो तो एक्स मानो एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इसको क्या मानो, वाई मानो। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा स्टॉक मार्केट में उसके शेयर की क्या बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी, और कंपनी का प्रॉफिट घटेगा तो स्टॉक मार्केट में उसकी शेयर की प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट में किस कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ते हैं, जिनके प्रॉफिट कैसे है, ज्यादा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में उसका पोजीशन और भी स्ट्रांग होगा। अगर उसका प्रॉफिट घटेगा तो स्टॉक मार्केट में उसकी पोजीशन क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी, उसके दाम भी क्या होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, चाहो तो आप इसको एक्स मान लो, एंड प्राइस ऑफ गोल्ड चाहो तो आप इसको क्या मान लो, वाई मान लो। एक्सपोर्ट मेड बाय इंडिया, चाहो तो आप इसको एक्स मान लो, एंड जीडीपी ऑफ इंडिया चाहो तो आप इसको वाई मान लो। ये भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे जैसे इंडिया में चीजें ज्यादा बनेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया का क्या बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। इसमें भी रिलेशन नजर आ सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग हायर एजुकेशन, इसको आप एक्स मान लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग हायर एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको आप क्या मानो, वाई मानो। जैसे जैसे बच्चे ज्यादा हायर एजुकेशन लेंगे वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है, बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं पर जॉब नहीं मिल रही तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। जो भी हो, पर अगर इन डेटा को आप आपके सामने रखो तो आप इसके पास्ट के बारे में पता कर सकते हो कि इसमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है, एंड सो ऑन। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। नीचे लिखो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, one need to analyze the past relation between two interrelated variables so that he can make suitable predictions about future। आपको पहले तो पास्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि उसके बेसिस पे आप सुटेबल प्रेडिक्शन कर सको, किसका, फ्यूचर का। तो फिर ये सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट है पास्ट देख के भविष्य बताना। ये सब्जेक्ट है क्या, पास्ट देख के भविष्य बताना। द प्रोसेस वेयर वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। द प्रोसेस वेयर वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन, लिखो,
पास्ट रिलेशन इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। तो ये पूरा चैप्टर आपको यही सिखाएगा, पास्ट में रिलेशन क्या था, इसको पकड़ के, इसको बेस बना के किसका प्रेडिक्शन करो, फ्यूचर का। तो हम भी प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आप ज्योतिष से पूछोगे मेरा भविष्य बताओ, तो ज्योतिष क्या देखेगा, मंगल कहाँ है, चंद्र कहाँ है, गुरु कहाँ है, शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, कौन किसके घर में बैठा है, कौन किसके साथ चैट कर रहा है, किसका किसके साथ टाका भिड़ा हुआ है, और उसके बेसिस पे वो बताएगा क्या आपका भविष्य, कि वो क्या करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा। मैं नहीं मानता इसमें कोई साइंस है, विज्ञान है, पर यहां पे हम पास्ट डेटा को एनालाइज करेंगे और भविष्य का क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। एग्जाम्पल देते, बस थोड़ा सा ही है, एक इंट्रोडक्शन ही देना, मेरे को फॉर्मूले देने नहीं है। मैं एक एक बार आपको लिखो तो जरूर, नहीं लिखना पड़ेगा। तो यही मैंने क्या बोला, सीए में भी ये क्वेश्चन आता है, 11th में भी ये क्वेश्चन आता, बीकॉम एमकॉम करोगे, एमबीए करोगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। पर हर जगह के क्वेश्चंस में, सुनो मेरी बात, हर जगह के क्वेश्चंस में मैकेनिकल काम होता है, क्या कैलकुलेट करना होता है, वैल्यू। उसी पे आपको 10 मार्क मिलते हैं, 15 मार्क मिलते हैं। और कभी कभी एमकॉम या एमबीए के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, 20 मार्क के लिए। हमारा जो टॉपिक है सीए फाउंडेशन में, यहाँ कैलकुलेशंस का ज्यादा महत्व नहीं है। यहाँ पे महत्व किस चीज का है, उसके इंटरप्रिटेशन का और उसके लॉजिकल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा गहराई से समझोगे, 2 दिन में ये कोरिलेशन और रिग्रेशन का चैप्टर आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे लिखो, फॉलोइंग is the data, past data of price of gold and demand for gold। ये एक पास्ट डेटा है, किसका, गोल्ड के प्राइस का और गोल्ड की डिमांड का। बना लो, टेबल बना लिया। स्केल वेल नहीं लगानी है आपको, फटाफट बनाना है टेबल। नीचे लिखेंगे, लास्ट 2 लाइन और लेक्चर खत्म। बेस्ड ऑन अबो पास्ट डेटा वी कैन प्रेडिक्ट दैट if in 2015 if in 2015 the price of gold becomes rupees 350, the demand for gold will be, कितना होना चाहिए बताओ, 18। और if the demand for gold will become 21, the price of gold will be, बोलो, अगर डिमांड अगले साल 21 रही तो प्राइस कितनी होनी चाहिए, 400। आगे लिखेंगे, सच प्रेडिक्शंस आर इजी when relations are linear, but if relations या कोरिलेशन,
is not linear. We need to work on statistical model of regression. हमें वर्क करना है स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ क्या, रिग्रेशन। तो ये था कॉन्सेप्ट कोरिलेशन और किसका, रिग्रेशन का। कोरिलेशन क्या है फिर, एनालिसिस ऑफ अ पास्ट डेटा, और रिग्रेशन क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ अ फ्यूचर। पास्ट देखो और क्या बताओ, फ्यूचर। तो आपको क्या लगता है भविष्य देखने वाले लोग, आप मानते हो कि नहीं भविष्य, हाथ देखना, कुंडली, ग्रह, तारे, कौन कौन है ऐसा जो इन सब पे विश्वास करता है, एनीबॉडी? अरे कुछ तो लोग होंगे जिनका इन सब चीजों पे, मुहूर्त पे, ग्रह तारों पे, भविष्य पे विश्वास होगा। इज एनीबॉडी? आप में से कोई नहीं मानता? आपके घर वाले तो मानते होंगे, पर आप लोग नहीं मानते। तो आप एक नए भारत की नई पीढ़ी हो, मैं भी बिल्कुल ऐसा हूं। मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास रखता नहीं हूं। मेरे हिसाब से हर वो मुहूर्त अच्छा है जब आपका काम करने का क्या हो, मूड हो। जब लगता है कि मैं अभी काम कर पाऊंगा, उस समय वो काम कर लेना चाहिए। कोई मुहूर्त देखने, मैं तो मानता हूं हर वार एक जैसा होता है, हर समय शुभ होता है, और शुभ काम करने का कोई शुभ मुहूर्त होता नहीं है। जब करना चाहो तब करो। मुझे बताइए, स्वामी विवेकानंद का कोट याद है आपको? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आसमान के ग्रह तारे ये तय कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में क्या होगा, तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद काफी विज्ञान ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के साथ साथ विज्ञानी भी थे। काफी लोग सिर्फ स्वामी विवेकानंद के एक भाषण के लिए उनको जानते हैं, पर अगर आप उनके बारे में और डिटेल में पढ़ो तो हमारी काफी अंधश्रद्धा है उनसे क्या होगी, दूर। और हम हमारे क्लाइंट को ये तो नहीं बोल सकते ना कि तेरे पास 5 करोड़ रुपए है, राहु इधर से उधर जा रहा है तो तू तेरे 5 करोड़ उधर डाल दे, या इधर शनि की महादशा चल रही है तो तेरे 5 करोड़ डाल मत, अपने पास रहने दे बैंक में, उसको हाथ मत लगा। दिस इज वी आर नॉट गोइंग टू डू। सो वी विल बी एडवाइसिंग अवर क्लाइंट कि उन्होंने क्या करना चाहिए, अपना पैसा कहां लगाना चाहिए, और आगे क्या हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट, पास्ट रिलेशन। तो जब तक पास्ट रिलेशन को परफेक्टली एनालाइज नहीं कर लेते, आप फ्यूचर के बारे में क्या नहीं कर पाओगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। अब मुझे बताइए, मेरा फ्यूचर बताता मैं आपको। मैंने पिछले साल ये क्लास अलग की, 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास 7 एडमिशंस थे। कितने? 7। अभी जो स्टैंडर्ड बैच अपनी चल रही है, मान के चलो 7 थे। अगले साल ये 7 की एडमिशन बढ़ के 30 हो गई। ये मेरा पास डेटा है। एक साल में 7 से बढ़ के कितनी हुई एडमिशन? 30। फ्यूचर बताइए अगले साल कितने होने चाहिए? लीनियर रहा तो और 23 से बढ़ेंगे, 53 हो जाएंगे, या तो ज्यादा भी बढ़ सकते। चलो मान के चलो, मेरा एक एस्टिमेट है कि अगले साल मेरे पास 60 एडमिशन होंगे, क्योंकि मैं 60 से ज्यादा लूंगा नहीं, 2 बैच करूंगा, क्योंकि एक बैच में मैं 30 से ज्यादा बच्चे नहीं भरता था। 60 होंगी, तो उसकी अगले साल कितनी होनी चाहिए? 120 के आसपास। ये सब कुछ आप प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे कर रहे हो? पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे चल रहे हो। वैसे कोविड आया तो ये सारे एस्टिमेट्स जो है, कई सारे लोगों के क्या हुए, बिगड़े हैं। आज भी लोग बैठे हैं रियल लाइफ में बहुत सारा डेटा लेके कि भाई पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल में कौन सी चीज की वजह से क्या हुआ, तो आगे क्या होने वाला है। आज भी लोग आपको व्यापारी बात करते मिलेंगे, कपास का रेट बढ़ेगा पक्का, देख तेल का भाव बढ़ेगा पक्का, सोयाबीन के भाव अभी नहीं बढ़ते, बाद में वो क्या होंगे, कम होंगे। तू देख लेना सोने में और तेजी आएगी, तेरी बेटी की शादी है तो अभी ले ले, कोई महंगा नहीं है और बढ़ेंगे। ये भी कहते हुए लोग मिलेंगे आपको, अभी नहीं बढ़ते सोने के भाव, बहुत पीक पे आ गए, इसके बाद अगर सोने का भाव में कुछ होना है तो सोने के भाव घटेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाले, अब नहीं बढ़ेगा ये शेयर, अब तो घटेगा, अभी मत खरीद, है तो बेच डाल, और कुछ दिन रुक जा और सस्ते में मिलेगा। आपको क्या लगता है ये सारे प्रेडिक्शन ये लोग ग्रह तारे देख के दे रहे हैं क्या? न्यूज चैनल खोल लो, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, एनडीटीवी प्रॉफिट, इस पे ज्ञानी पंडित लोग दिन भर बैठ के क्या देते, अपनी राय देते, ये घटेगा ये बढ़ेगा। आपको क्या लगता है ज्योतिष से पूछ के बता रहे क्या? नहीं। कौन सा चैप्टर पढ़ के गए वो? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मेरे पास ही ट्यूशन थी उनकी। समझा उन्होंने, पढ़ा, और आज
अपने अभ्यास पे, अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल पे विश्वास करके सही जवाब दे सकते हैं। प्रेडिक्शन है, समटाइम दिस प्रेडिक्शन गो राइट, समटाइम दिस प्रेडिक्शन गो रॉन्ग। तो हमारे प्रेडिक्शन में पास्ट रिलेशन के और फ्यूचर के प्रेडिक्शन में एरर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एरर। इसको दो टाइप के एरर बोला जाता है, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर। इन एरर्स को दो टाइप के कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी दो टाइप की कैटेगरी? स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल। एक स्टैंडर्ड एरर होता ही है, मानते हैं कि ये होगा मतलब होगा, जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उतना डिट्टो वैसा का वैसा मैच नहीं होगा। तो फिर हमारे डेटा के बेसिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी भी तय कर सकते हैं कि कितना प्रोबेबल एरर हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें जो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।